हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं एसेंशियल ऑफ रिपीटाइजेशन 6th एडिशन बाय प्रोफेसर डॉक्टर शशिकांत तिवारी। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे कुछ स्टेप्स टू रिपीटाइजेशन के, कुछ स्टेप्स रह गए हैं, वो अब हम इस वीडियो में देखेंगे। बाकी फार्मेसी के लेक्चर्स मैं 10 तारीख के आसपास स्टार्ट करूँगी, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है तो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम क्या है? हैनीमैन सर बताते हैं कि एक बीमारी में, हैनीमैन सर ने स्टेटमेंट दिया है क्या, व्हाट इज़ टू बी क्योर्ड इन डिसीज, दैट इज़ टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिसीज। टू डिफाइन अ प्रॉब्लम मीन्स टू डिफाइन द इंडिविजुअल हु इज़ फेसिंग प्रॉब्लम्स। ये हमने देख लिया था कि प्रॉब्लम डिफाइन करने का क्या मतलब है कि जो एक इंडिविजुअल है वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। प्रॉब्लम को डिफाइन करना मतलब इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको डिफाइन करना। तो एक बीमारी में, एक इंडिविजुअल केस ऑफ डिसीज़ में हमें क्या क्योर करना है, वो हमें पूरी पिक्चर, उससे हमें पूरी पिक्चर पता चलती है। तो हैनीमैन सर का स्टेटस है वॉज टू बी क्योर्ड इन अ डिसीज, दैट इज़ टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिसीज़। तो हमें ये स्टेटमेंट याद रखना है, ठीक है। उसके बाद डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़, जो उसकी इम्पोर्टेंस है, मेन पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन, कॉमन में से एक जो पिक्यूलियर है उसको अलग करना है, डिसीज़ को डायग्नोस करना। जो प्रॉब्लम डेफिनेशन है उसमें क्या क्या आता है, नोइंग द पेशेंट प्री डिस्पोजिशन डायथिसिस डिसीज़, तो ये सारी चीज़ें देखना। तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम का क्या मतलब है, सबसे पहले क्योर क्या करना है हमें एक इंडिविजुअल केस में, उसका डायग्नोसिस क्या है, उसके पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, प्री डिस्पोजिशन डायथिसिस डिसीज़, ये सब देखना। उसके बाद इसमें बताया एनामनेसिस, मतलब देखना एनामनेसिस हमने फिर फर्दर पढ़ा था पीछे। एनामनेसिस क्या है, मतलब आगे जब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, एनामनेसिस क्या है पास्ट हिस्ट्री, और कैटामनेसिस क्या है फॉलोअप। तो ये दोनों चीज़ें हम देख चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इरेक्टिंग अ टोटैलिटी। तो टोटैलिटी इरेक्ट करने का क्या मतलब है? इरेक्टिंग अ टोटैलिटी मतलब टोटैलिटी बनाना मतलब सिंथेसाइज करना। उसे कहाँ से सिंथेसाइज करेंगे? पेशेंट से हमने क्या लिया, केस टेकिंग की, केस टेकिंग से हमें जो डेटा मिला, मतलब जो सिम्टम्स मिले, उसका टोटल इज द टोटैलिटी। तो टोटैलिटी क्या है कि जो पेशेंट से हमें सिम्टम्स मिले हैं, अब उसमें से हमें टोटैलिटी इरेक्ट करनी है। अगर सिम्टम्स ही सिर्फ, मान लीजिए पेशेंट ने 10 सिम्टम दिए, तो अगर वो 10 सिम्टम्स अगर वो टोटैलिटी होते तो इसमें हमें सिंथेसाइज नहीं करना पड़ता, इरेक्ट नहीं करना पड़ता टोटैलिटी को। तो इरेक्टिंग टोटैलिटी का क्या मतलब है कि हमें लॉजिकली कंबाइन करने हैं सिम्टम्स, उनको हायरार्की के अकॉर्डिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट। डिफाइन का प्रॉब्लम में हमने क्या देखा कि पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन हमें निकालना है कॉमन में से, क्योंकि ज़्यादा सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, उनमें से हमें एक पिक्यूलियर ढूंढना है। तो यही हमें देखना है किसमें, टोटैलिटी इरेक्ट करने में। तो टोटैलिटी क्या है, सम टोटल ऑफ सिम्टम्स नहीं है सिर्फ, ये एक लॉजिकल कॉम्बिनेशन है सिम्टम्स का, जो एक पर्सन को कैरेक्टराइज करता है, इंडिविजुअलाइज करता है। मान लीजिए आपके पास 2 पेशेंट आते हैं और दोनों को सेम स्किन डिसऑर्डर है, या दोनों को फीवर है, दोनों को कॉफ है। तो अब हमें उन दोनों इंडिविजुअल पेशेंट में अगर हमारी सेम टोटैलिटी आएगी तो सेम मेडिसिन आएगी। तो हमें क्या करना है, हर पेशेंट का जो इंडिविजुअलाइजेशन करना है हर पर्टिकुलर केस का, चाहे वो पर्टिकुलर डिसीज़ हम पहले 4 बार और देख चुके हों। हैनीमैन सर ने बताया है कि हम हर केस को एक नए तरीके से देखेंगे, हर केस को हमें प्रॉपर केस हिस्ट्री लेनी है, प्रॉपरली इंडिविजुअलाइज करना है। जब तक हम इंडिविजुअलाइज नहीं करेंगे हम सही मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो हर एक पेशेंट को हमें, फीवर के अगर हमारे पास 4 पेशेंट आते हैं तो चारों पेशेंट को हमें सेम मेडिसिन नहीं देनी है। हमें क्या करना है, सबसे पहले चारों की केस चेकिंग करनी है, फिर टोटैलिटी इरेक्ट करनी है। बाकी चीज़ें करने के बाद, सिम्टम्स को इवेल्युएट करने के बाद हमें एक टोटैलिटी बनानी है, जो टोटैलिटी हमारा मेडिसिन डिसाइड करेगी, हमारी सिमिलम डिसाइड करेगी। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक ये रिपीटाइजेशन का, टोटैलिटी इरेक्ट करना। तो टोटैलिटी क्या है, जो हमें वो लॉजिकल सिम्टम्स को कंबाइन करना है जो एक पेशेंट को, एक पर्सन को इंडिविजुअलाइज करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को इंडिविजुअलाइज कर रहे हैं। क्योंकि सिम्टम्स तो बहुत सारे होते हैं, पर सारे सिम्टम्स काम के हैं, सारे सिम्टम्स पिक्यूलियर हैं, ऐसा नहीं होता। जैसे फीवर है, 2
लोगों को, तो हो सकता है उन दोनों को ही स्वेटिंग के बाद उतर जाता हो, दोनों को ही फीवर में थर्स्ट हो। अब वैसे थर्स्टी है फीवर में थर्स्टलेस है, या वैसे थर्स्टलेस है फीवर में थर्स्टी है, तो ये चीज़ पिक्यूलियर हो जाती है कि हाँ ये इस पर्सन का पिक्यूलियर है, ये इस पर्सन में दूसरे में नहीं मिल रहा, दूसरे में बाकी जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो मिल रहे हैं फीवर में। फीवर के बाद चिल आ रहा है उसको। अब जिसको चिल नहीं आ रहा है, जिसको फीवर में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो वो थोड़ा उसका अलग हो गया ना, दैट इज़ इंडिविजुअलाइज कर रहा है उस पर्सन को। ठीक है, अब हम क्लासीफाई करेंगे। पहले हमने सिम्टम्स को क्या किया, क्लासीफाई किया, उसके बाद इवेल्युएट किया हायरार्की ऑफ सिम्टम्स के अकॉर्डिंग कि कौन सा सिम्टम इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। मतलब बहुत सारे सिम्टम्स में हमने कुछ सिम्टम्स फाइनलाइज कर लिए। अब फिजिशियन को क्या करना चाहिए, अब उसे होल सिम्टम को अच्छे से, मतलब जितने भी सिम्टम्स आए, मान लीजिए 10 सिम्टम मिले एक इंडिविजुअल पेशेंट से, तो उन सारे सिम्टम्स को उसे समझना चाहिए और फिर क्या करना चाहिए, उन्हें उसकी एक पिक्चर बनानी चाहिए जो उस पर्सन को या उसको लॉजिकली रिप्रेजेंट करे। ठीक है, और ये जो लॉजिकल अरेंजमेंट होता है एक डेफिनेट प्रिंसिपल पे बेसिस है। जैसे अगर किसी केस में हमें ज़्यादा जनरल्स मिल रहे हैं, कुछ पिक्यूलियर्स मिल रहे हैं, कुछ रेयर मोडालिटी मिल रही हैं, तो ये एक अलग तरह का केस है। अगर किसी में बहुत ज़्यादा मोडालिटीज़, बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग कॉन्कोमिटेंट्स मिल रहे हैं या पैथोलॉजिकल मिल रहे हैं, तो ये अलग तरह का केस है। इसी बेसिस पर तो हम बाद में रिपर्टरी सेलेक्ट करेंगे। जब हमें केस की टोटलिटी नहीं पता, जब हम सिम्टम्स इवेल्युएट नहीं कर पा रहे, तो हम सिलेक्शन कैसे करेंगे प्रॉपर रिपर्टरी का कि इसमें रिपर्टराइज करना है, बोगर में करना है, कैंट में करना है, बोरिक में करना है, किस में करना है। ठीक है, तो टोटलिटी इरेक्ट होती है फैक्ट्स के अकॉर्डिंग। पर्टिकुलर कलेक्टेड केस में कितने फैक्ट्स हमने इकट्ठे किए, मतलब हमने एक केस टेकिंग की, उसमें कितने फैक्ट्स हैं, कितने मिथ्स हैं, या फिर कितने मिथ्स इन सेंस कि पेशेंट का मानना है ये, हो सकता है वो सही भी हो सकता है वो गलत भी हो सकता है वो ज़रूरी हो सकता है वो ज़रूरी ना हो। तो ये हमें देखना है। कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है टोटलिटी इरेक्ट करने का कि इसी फिक्स तरीके से होगी, तो ये सिर्फ केस ही डिसाइड कर सकता है कि कौन सा मेथड फॉलो होगा। अगर किसी केस में बहुत ज़्यादा जनरल मिल रहे हैं, पर्टिकुलर नहीं मिल रहे हैं, तो हम स्ट्रेस आउट थोड़ी करेंगे कि पर्टिकुलर नहीं मिला, अब कैसे रिपर्टराइज करूँ, कैसे मेडिसिन दूँ। तो हमें क्या करना है, हमारे पास डिफरेंट रिपर्टरी है, डिफरेंट मेथड फॉलो करेंगे। ज़रूरी नहीं है बोगस का मेथड, ज़रूरी नहीं है जनरल्स अगर ज़्यादा नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कैंट का मेथड फॉलो करें, हम बोगर का मेथड फॉलो कर लेंगे। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ द रिपर्टरी एंड रिपर्टराइजेशन प्रॉपर। अब हमें क्या करना है, जब हमने टोटलिटी बना ली उसके बाद केस बहुत क्लियर है फिजिशियन के पास। अगर हमने टोटलिटी बनाई, टोटलिटी के अंदर हमारे 5 सिम्टम है और हमें पता चल रहा है अरे ये 5 में से 4 तो हमारे मेंटल जनरल्स हैं या फिजिकल जनरल्स हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट है कि अगर जनरल्स ज़्यादा हैं, यानी कि मेंटल जनरल्स ज़्यादा हैं, फिजिकल जनरल्स ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़ पर्टिकुलर्स मिल सकते हैं, और पर्टिकुलर्स में भी लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज़, कॉन्कोमिटेंट्स, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। फिर पैथोलॉजिकल जनरल्स मिल सकते हैं। अगर कोई केस है जिसमें सिर्फ जनरल्स हैं तो हम कैंट रिपर्टरी को बेस्ट सिलेक्शन मानते हैं और कैंट रिपर्टरी यूज़ करते हैं। अगर किसी में पैथोलॉजिकल जनरल्स ज़्यादा हैं तो हम बोगस रिपर्टरी सेलेक्ट करते हैं। अगर किसी में पर्टिकुलर्स ज़्यादा हैं, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज़, कॉन्कोमिटेंट्स के साथ, और थोड़े बहुत मेंटल हैं, तो हम BTP भी यूज़ कर सकते हैं। सिंथेटिक रिपर्टरी कैन बी यूज फॉर कैंट मेथड टू रेफर टू मोर जनरल। अगर हमें बहुत ज़्यादा जनरल से रेफ़र करना है तो हम सिंथेटिक रिपर्टरी को भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें पैथोलॉजिकल जनरल्स भी ज़्यादा हैं, पर्टिकुलर्स नहीं है। सिंथेसिस कंप्लीट रिपर्टरी और होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी यूज़ होती हैं जनरली कहाँ पर, जहाँ पर जनरल्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। ठीक है, अब रिपर्टोरियम यूनिवर्सल किस लिए है, उन केसेस को रिपर्टराइज करने के लिए जिनमें अलग अलग मेथड्स ऑफ रिपर्टराइजेशन यूज़ किए गए हैं। तो ऐसे केसेस जहाँ पर अलग अलग मेथड्स ऑफ रिपर्टराइजेशन यूज़ किए गए हैं तो वहाँ पर हम रिपर्टोरियम यूनिवर्सल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक बार अगर हमने प्रॉपर रिपर्टरी सिलेक्ट कर ली तो एनालिसिस और सिंथेसिस का काम हमारा हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा टोटलिटी बनाना मतलब सबसे पहले हमने क्या किया, रिपर्टरी सिलेक्ट कर ली, एनालिसिस कर लिया, सिंथेसिस कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, टोटलिटी बनाना। तो टोटलिटी जो हमने रिपर्टरी सिलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी टोटलिटी को अरेंज करेंगे, और रीअरेंजमेंट ऑफ टोटलिटी को हम क्या कहते हैं, रिपर्टोरियल टोटलिटी। तो ओवरऑल हमने जो अभी तक पढ़ा वो सबसे पहले हमने केस टेकिंग की, इवेल्युएशन किया, एनालाइज किया,
फिर उसके बाद हमने टोटलिटी बनाई। अब मान लीजिए हमने बोगर को ध्यान में रखते हुए टोटलिटी ड्रॉ की, तो बोगर सर ने पैथोलॉजिकल जर्नल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए, तो हमने पैथोलॉजिकल्स को ऊपर ले आए। अगर यही हम कैंट को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टरी बनाते तो हम जनरल्स को, जो नॉर्मल जर्नल्स हैं, फिजिकल जर्नल्स, मेंटल जर्नल्स, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते। तो ये जो रीअरेंजमेंट है टोटलिटी का, रिपोर्टरी का, वो उसे हम रिपोर्टोरियल टोटलिटी करते हैं, बोलते हैं। तो फिर रिपोर्टोरियल टोटलिटी बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, तो अब हमें क्या करना है, जो हमारे सिम्टम्स हैं उनको रूब्रिक्स में कन्वर्ट करना है। सिम्टम्स को रूब्रिक्स में कन्वर्ट करना है। जो भी हमें पेशेंट से सिम्टम्स मिले, अगर हम उन्हें रिपोर्टरी में ढूंढने जाएंगे उसी फॉर्म में, तो वो हमें नहीं मिलेंगे। तो फिजिशियन को क्या पता होना चाहिए, फिजिशियन को पता होना चाहिए कि उनका कंस्ट्रक्शन, उनका अरेंजमेंट हर एक रिपोर्टरी में कैसे है। ठीक है। अगर कोई पेशेंट आके कह रहा है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और इतना दर्द होता है, ऐसे प्रेशर लगाकर एकदम बैठ ही जाता हूँ और अपने आप को झुका देता हूँ, तो एग्जैक्ट सिम्टम हमें नहीं मिल जाएगा। मटीरिया मेडिका में तो लाइन लिखी है बेंड डबल अप, तो हमें पता है, पर अब उस सिम्टम्स को रूब्रिक में कैसे कन्वर्ट करना है, रिपोर्टोरियल लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करना है, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। रूब्रिक्स को अरेंज करेंगे फिर हम हायरार्की के अकॉर्डिंग, रीजन एंड पेज नंबर। तो मान लीजिए जैसे फाइनल आउटकम आया एक्स, सिम्टम है हमारे पास 1 2 3, उसके रूब्रिक्स हमने नोट कर दिए एक्स के फॉर्म में, रीजन लिख दिया हमने वाई, और पेज नंबर इतने इतने पर। अब इस स्टेज में जो केस है उसको हम रेफर करेंगे रिपोर्टरी में। वर्कआउट एंड अ ग्रुप ऑफ मेडिसिन विद मार्किंग इज अराइव्ड एट। फिर हमें क्या मिलेगा, हम उस पर वर्कड आउट करेंगे। वर्कड आउट मेथड हर रिपोर्टरी के पीछे दिया है कि ऐसे ये पर्टिकुलर रूब्रिक पे इतनी मार्किंग, कैसे, कौन सी मेडिसिन हैं, उसमें कैसे मार्क्स हैं, तो वो एक टेबुलर फॉर्म हम प्रिपेयर करेंगे। तो जब मार्किंग्स आ जाएंगी, यानी कि रिपोर्टोरियल रिजल्ट की बारी है, तो हमें क्या हुआ, जब हमने सिम्टम्स को रूब्रिक्स में कन्वर्ट किया और एक वर्कड आउट मेथड किया, जब जो वर्कआउट किया, तो हमें क्या मिला, कुछ रनिंग मेडिसिन मिली हमें, क्लोज रनिंग मेडिसिन, मतलब सिमिलिमम्स, मतलब सिमिलमम्स इन सेंस के जो काफ़ी सिमिलर, वी कैन से सिमिलर मेडिसिन हमें मिली, जो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग कवर हो रही थी और जिनमें कुछ मार्क्स ऑब्टेंड हुए हमें। फॉर एग्जांपल लाइकोपोडियम में 7 रूब्रिक्स कवर किए और हमें 18 मार्क्स मिले। तो आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले हमें, 18, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 18 आउट ऑफ 7। तो अगर आप लोगों ने सिंथेसिस यूज़ की होगी, तो जब हम सिम्टम डालते हैं, किसी पेशेंट के सिम्टम्स को कन्वर्ट करके जब हम रूब्रिक फॉर्म में उसमें डालते हैं, तो मान लीजिए हमने XYZ 3 सिम्टम डाले और हर रिपोर्टरी ने अपने अपने मार्क्स कवर किए, तो फिर आउट ऑफ 3 सिम्टम्स पर्टिकुलर रिपोर्टरी को कितने मार्क्स मिले। मान लीजिए उसने एक ही सिम्टम कवर किया पर उसका ग्रेड ज़्यादा है, तो उसको 4 मार्क्स मिल गए उसमें। दूसरे ने 2 सिम्टम कवर किए, फिर भी उसको 3 मार्क्स मिले, तो हमें वही लिखना है, 3 आउट ऑफ 3, 4 आउट ऑफ 3। ठीक है। तो जो मेडिसिन नियर होती है फर्स्ट, मतलब जो 18 आउट ऑफ 7 है, मान लीजिए XYZ 3 मेडिसिन है, एक की 18 आउट ऑफ 7 आए, एक के 10 आउट ऑफ 7 आए और एक के 15 आउट ऑफ 7 आए। तो कुछ मेडिसिन होंगी जो नियर होंगी, मतलब जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा होंगे, या फिर कुछ 18 हैं, कुछ 15 हैं, कुछ 16 हैं। तो कुछ मेडिसिन होती हैं जो बहुत क्लोज आती हैं, जो क्लोज आती हैं वही होती है हमारी ग्रुप ऑफ क्लोज रनिंग मेडिसिन। फिर उन मेडिसिन में से हमें देखना होता है कि हमारे पेशेंट की पिक्चर कौन सी मेडिसिन रिप्रेजेंट कर रही है, हमें उसे कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा एनालिसिस ऑफ रिपोर्टोरियल रिजल्ट। अब हमने रिपोर्टोरियल रिजल्ट बना लिया, लाइकोपोडियम को 18 मार्क्स मिले आउट ऑफ 7, मान लीजिए सीपिया को 17 मार्क्स मिले आउट ऑफ 7 एंड फॉस्फोरस को 15 मार्क्स मिले आउट ऑफ 7। नाउ हमारे पास 3 मेडिसिन हैं, क्लोज रनिंग मेडिसिन। अब हम उन्हें एनालाइज करना है। तो एनालिसिस में क्या करते हैं, जो रेमेडी जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो रेमेडी हमारे पेशेंट की सिमिलम हो। हाईएस्ट मार्क्स का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि वो हमारे पेशेंट की सिमिलम है। तो सिमिलम कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करना है, उसके लिए ही रिपोर्टोरियल रिजल्ट को एनालाइज करना होता है। मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मार्क्स के बेसिस पे हम फाइनल वर्डिक्ट नहीं देते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई लाइकोपोडियम ने हाईएस्ट मार्क्स कवर किए हैं इसीलिए ये मेडिसिन इस पेशेंट को जाएगी। तो पेशेंट को मेडिसिन कैसे जाएगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। अगेन हमारा जो रिपोर्टोरियल रिजल्ट है उसे एनालाइज करते हैं। इसमें
इसमें क्या करते हैं हम, जो पिक्चर ऑफ पेशेंट है उसको अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग मेडिसिन से कंपेयर करते हैं, मटेरिया मेडिका से, और उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है। साउंडिंग अ नोट ऑफ कॉशन, तो एक कॉशन देते हुए बॉर्निंगसन ने लिखा है, क्या लिखा है, जब भी किसी का स्टेटमेंट आए वहाँ स्टार मार्क कर लो, कब कहाँ कौन सा स्टेटमेंट पूछा जाए पता नहीं। तो बॉर्निंगसन ने लिखा है, फॉर दिस पर्पज ही शुड नॉट कंटेंट हिमसेल्फ विद द रिपोर्टरीज दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। A very frequent carelessness for these books contain only slight hints as to one or the another remedy that might be selected but can never take the place of careful reading up of the fountain sources। अब ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि अगर ऐसे पर्पज़ के लिए, मतलब किस पर्पज़ के लिए, एनालिसिस के लिए, रिपोर्टोरियल रिजल्ट के एनालिसिस के लिए, प्रिस्क्रिप्शन के लिए हमें सिर्फ रिपोर्टरी पे डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि रिपोर्टरी का काम क्या है, फाइनल आउटकम हमें सजेस्ट करना कि भैया ये लो 5 मेडिसिन तुम्हारी बहुत ही क्लोज रनिंग है, अब तुम देखो इसमें से कौन सी देनी है। अब देनी कौन सी है कौन डिसाइड करेगा, तो फिजिशियन हिमसेल्फ वो डिसाइड करेगा ना। तो उससे क्या करना है, रिपोर्टरी से संतुष्ट नहीं रहना है, रिपोर्टरी पर निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि रिपोर्टरी तो बहुत फ्रीक्वेंट केयरलेसनेस से प्रिपेयर होती हैं, कुछ हिंट से प्रिपेयर होती हैं, और ये एक इंडिविजुअल पर्सन का परसेप्शन ही तो है, जो उसने एक बुक के फॉर्म में तैयार किया, उसने जो सीखा वो लिख के दे दिया। तो रिपोर्टरी 100% परफेक्ट नहीं होती हैं, तो हमें उन पर डिपेंड नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से केयरफुल रीडिंग करनी है फाउंटेन सोर्सेज की। जैसे फाउंटेन सोर्सेज क्या, फाउंटेन सोर्सेज द फील्ड विच डिफ्रेंशिएट मेडिसिन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस फील्ड। तो हम कह सकते हैं कि मटीरिया मेडिका से रेफर कर सकते हैं हम। बाकी दूसरी जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो है पीडीएफ। अब पीडीएफ है क्या, वो अभी हम पढ़ेंगे आगे से, पर फिलहाल यहाँ जितना बताया उतना समझ लेते हैं कि ऐसा फील्ड जो मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट करता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंशियल फील्ड कहते हैं। आम भाषा में समझें तो हमारे पास 4 मेडिसिन है, 4 मेडिसिन बहुत ही क्लोज रिलेटिव हैं कि हमें लग रहा है सीपिया भी दे दें, फॉस्फोरस भी दे दें, सल्फर भी दे दें, लाइको भी दे दें। और लाइको और सल्फर में तो इतनी कन्फ्यूज़न है, समझ में नहीं आ रहा, सल्फर दे दें एक तरफ या लाइको दे दें। तो उन दोनों में जो डिफरेंशिएट करेगा वो हमारा होगा पोटेंशियल डिफरेंशियल फील्ड। अब ये होता क्या है तो आगे समझ लेते हैं, फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, तो सिंथेसिस में रिपोर्टोरियल टोटलिटी ऑफ पीडीएफ एक साथ दिया है 734 पेज नंबर पे 6th एडिशन में। ठीक है, तो अब हम 2 टर्म नीचे पढ़ के आए, रिपोर्टोरियल टोटलिटी और पोटेंशियल डिफरेंशियल फील्ड। अब दोनों हम यहाँ समझेंगे। तो रिपोर्टोरियल टोटलिटी पहले समझते हैं। रिपोर्टोरियल टोटलिटी को हम रिपोर्टोरियल सिंड्रोम भी कहते हैं। रिपोर्टोरियल टोटलिटी होती क्या है, तो हम क्या करते हैं कि केस टेकिंग की हमने और बहुत सारे सिम्टम्स इकट्ठे कर लिए। अब हमें उन सिम्टम्स को लॉजिकली अरेंज करना होता है, किसके अकॉर्डिंग, हायरार्की के अकॉर्डिंग, जो हमने सिम्टम्स को अरेंज किया था। अब वहाँ से हम उन सिम्टम्स को लॉजिकली अरेंज करते हैं, तो वहाँ से हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मिल जाता है। पर यहाँ बात हो रही है रिपोर्टोरियल टोटलिटी की। तो रिपोर्टोरियल टोटलिटी क्या है, तो जब हम उस टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को कन्वर्ट करते हैं रूब्रिक्स में, कुछ सिम्टम्स हटाकर, कुछ सिम्टम्स को हम हटा देते हैं जो फिट नहीं करते प्रोसेस ऑफ रिपोर्टराइजेशन में, तो जो हमें फाइनल टोटलिटी मिलती है, जो बाद में बनी है सिम्टम टोटलिटी, उसको हम रिपोर्टोरियल टोटलिटी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ 2 चीज़ें आई कि हमने सबसे पहले टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाया, जो हम पढ़ चुके हैं। टोटलिटी ऑफ सिम्टम को हमने रूब्रिक्स में कन्वर्ट किया, उसमें कुछ सिम्टम्स ऐसे थे जो हमारे रिपोर्टराइजेशन के प्रोसेस में रूब्रिक्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, या जो यूज़फुल नहीं थे, जो फिट नहीं हो रहे थे, उन सिम्टम्स को हमने हटा दिया। उन सिम्टम्स को हटाकर हमने एक नई टोटलिटी बनाई, उसको हमने रिपोर्टोरियल टोटलिटी नाम दे दिया। पर जो सिम्टम्स हमने हटाए वो क्या थे, ठीक है, तो और जब वो सिम्टम्स नहीं हटाए थे तो हमारे पास क्या था, तो जो हमारे पास स्टार्टिंग में थे, ऑल द सिम्टम्स बेस्ड ऑन केस टेकिंग, वो है टोटलिटी ऑफ सिम्टम, दैट इज कंसेप्चुअल इमेज। और कंसेप्चुअल इमेज से जो हमने सिम्टम्स हटाकर रिपोर्टोरियल टोटलिटी बनाई, वो सिम्टम्स थे हमारे पीडीएफ, पोटेंशियल डिफरेंशियल फील्ड। अब एक बार रीड कर लेते हैं और फिर उसके बाद अच्छे से समझेंगे। तो A homeopathic physician form a portrait of disease by collecting data from the patient, patient attendant and from one's own observation। एक homeopathic physician क्या करता है,
एक पेशेंट की डिसीज़ पोर्ट्रेट बनाता है। पेशेंट से हम कुछ सवाल पूछते हैं, उसके साथ जो अटेंडेंट होते हैं उनसे पूछते हैं, खुद भी ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट बहुत ही ग्लूमी लग रहा है फेस से, वैसे लाफ कर रहा है, तो ये सब छोटे छोटे सिम्टम्स, कैसे बैठ रहा है, पोस्चर क्या है उसका, ये सब हम नोट करते हैं। उससे हम एक डेटा प्रिपेयर करते हैं। बाय लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ सिम्टम्स अ कंसेप्चुअल इमेज फॉर्म्ड। फिर हम सिम्टम्स को लॉजिकली अरेंज करते हैं और एक कंसेप्चुअल इमेज बनाते हैं जिसे हम टोटलिटी ऑफ केस बोल देते हैं, विच गिव्स द टोटलिटी ऑफ केस। दिस टोटलिटी सर्व्स द पर्पस ऑफ सेलेक्टिंग अ राइट मेडिसिन। अब ये टोटलिटी क्या करती है, ये राइट मेडिसिन सेलेक्ट कराती है। तो दिस टोटलिटी सर्व्स द पर्पस दिस टोटलिटी सर्व्स द पर्पस ऑफ सेलेक्टिंग अ राइट मेडिसिन। इसकी वजह से हम एक राइट मेडिसिन सेलेक्ट करने तक उसके करीब पहुंचते हैं। सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं अभी भी, उसके करीब पहुंचते हैं, बट बाई फाइंडिंग आउट द मोस्ट सिमिलर पिक्चर इन द मटेरिया मेडिका। मटेरिया मेडिका में मोस्ट सिमिलर पिक्चर देखते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास एक पेशेंट आया, उसकी हमें एक पिक्चर मिली, ये ऐसा है कि हमें एक तस्वीर मिली है, अब हमें उसे पजल लगाना है, तो हम उससे सारी पिक्चर्स को मिलाएंगे कि कौन सी उसके सिमिलर है और वो हो जाएगा हमारा उस पजल का हिस्सा। तो ऐसा ही हम यहाँ पर करते हैं। टोटलिटी बनाने के बाद हम क्या करते हैं, मोस्ट सिमिलर पिक्चर देखते हैं मटेरिया मेडिका में। दिस टोटलिटी इज बेसिस फॉर रिपर्टराइजिंग अ केस। और रिपर्टराइज करने के लिए एक केस को ये टोटलिटी ज़रूरी है। फॉर द पर्पस ऑफ रिपर्टराइजेशन द टोटलिटी इरेक्टेड इज इसेंशियली बेस्ड ऑन 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल। अब रिपर्टराइजेशन के पर्पज़ के लिए जो टोटलिटी हमने बनाई है उसके 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कहें या फिर हम कह सकते हैं मेथड, बोनी-हुसेन मेथड, बोगर मेथड और कैंट मेथड। अलग अलग केस के डिपेंड पे कि सिम्टम्स को हम उस हिसाब से हायरार्की में अरेंज करेंगे और टोटलिटी बनाएंगे। मान लीजिए हमने बोगर को रेफरेंस मान लिया, बोगर मेथड पे, बोगर प्रिंसिपल पे हम काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पैथोलॉजिकल जर्नल्स को ऊपर प्रायोरिटी देंगे और बाकी सिम्टम्स को प्रायोरिटी कम देंगे। तो सिम्टम्स को अरेंज करेंगे हायरार्की के अकॉर्डिंग और एक टोटलिटी बनाएंगे। बट फॉर द पर्पस ऑफ रिपर्टराइजेशन सच हायरार्की में हैव टू बी रिकंस्ट्रक्टेड एज पर द प्रिंसिपल एंड मैथडोलॉजी ऑफ द रिपर्टरी यूज। पर जो रिपर्टराइजेशन का पर्पज़ है उसमें क्या है, हायरार्की में हैव टू रिकंस्ट्रक्टेड एज पर द प्रिंसिपल एंड मैथडोलॉजी ऑफ रिपर्टरी यूज़। पर जो रिपर्टरी हम यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी हमने टोटलिटी बनाई हम उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उस रिपर्टरी को ध्यान में रखते हुए। दिस रिकंस्ट्रक्टिंग इज ईदर डन बिकॉज they are not represented well in that particular repertory or they do not fit in well with the logic of repertory। तो ये रिकंस्ट्रक्टिंग कब की जाएगी, 2 केसेस में की जा सकती है। दे यानी कि रूब्रिक्स, यानी कि जब रूब्रिक्स उस पर्टिकुलर रिपर्टरी में अच्छे से नहीं दिए, या फिर जो रूब्रिक हम चाह रहे हैं वो उस रिपर्टरी के लॉजिक में फिट ही नहीं बैठ रहा, तो जो ओरिजिनल टोटलिटी है उसको मॉडिफाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो जो मॉडिफाइड टोटलिटी बनती है एज पर द रिपर्टरी उसको कहते हैं हम रिपर्टोरियल टोटलिटी। मान लीजिए XYZ-A-B-C 6 सिम्टम्स हमने लिए, टोटलिटी थी हमारे पास, 6 सिम्टम्स की हमने टोटलिटी बनाई, हायरार्की के अकॉर्डिंग अरेंज किया। अब हमने रिपर्टरी से रेफ़र किया तो हमें नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक नई टोटलिटी बनाएंगे। तो हम नई टोटलिटी XYAB बनाई और Z और C को हटा दिया क्योंकि वो हमारे जो रिपर्टराइजेशन की प्रोसेस थी, लॉजिक ऑफ रिपर्टरी में फिट नहीं हो रहा था, उसे हटा दिया। तो जो मॉडिफाइड टोटलिटी बनी एज पर द रिपर्टरी XYAB वो क्या है, वो हमारी रिपर्टोरियल टोटलिटी है। ठीक है, रिपर्टोरियल टोटलिटी बना ली। मॉडिफाइड टोटलिटी है जो कि हमारी एज पर द रिपर्टरी। ऑल सिम्टम्स जो हमें मिले थे वो कंसेप्चुअल इमेज थे, तो 2 टर्म तो हमने पढ़ लिए, एक कंसेप्चुअल इमेज, दूसरा मॉडिफाइड रिपर्टरी एज पर द टोटलिटी। ठीक है, द सिम्टम्स विच स्टिल रिमेन आफ्टर डिटेक्टिंग द रिपर्टोरियल टोटलिटी फ्रॉम द कंसेप्चुअल इमेज। मतलब एक तरफ से अगर देखा जाए तो 2 बातें यहाँ आ रही हैं कि जो टोटल सिम्टम्स थे उसमें से जब हमने उस नई टोटलिटी को हटाया तो कुछ सिम्टम्स बचे, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंशियल फील्ड कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जब उस कॉन्सेप्चुअल इमेज से हमने वो सिम्टम्स हटाए तो जो हमारे पास जो सिम्टम्स नए आए वो हमारी रिपर्टोरियल टोटलिटी है। वेट मैं आपको पेन पेपर से समझाती हूँ। हाँ, तो कंसेप्चुअल इमेज क्या है, जो भी केस टेकिंग की हमने उससे जो भी सिम्टम्स मिले वो हमारी कंसेप्चुअल इमेज होगी। अब उस कंसेप्चुअल इमेज से हमने कुछ सिम्टम्स को एलिमिनेट कर दिया,
इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमें जो नई टोटलिटी मिली, मतलब यह पहले हमारी टोटलिटी थी, इसमें ये सिम्टम्स फिट नहीं हुए, इनको हमने हटा दिया क्योंकि ये फिट नहीं हुए। अब हमें जो नई टोटलिटी मिली, न्यू मॉडिफाइड टोटलिटी को हमने बोल दिया रिपर्टोरियल टोटलिटी। रिपर्टोरियल टोटलिटी क्यों बोला? क्योंकि ये है एज पर रिपर्टरी हमें जो नई टोटलिटी मिली हमने उसे रिपर्टोरियल टोटलिटी बोल दिया। ठीक है, अब ये जो सिम्टम्स हटाए हैं वो हमारा है पीडीएफ। तो हम कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल इमेज माइनस रिपर्टोरियल टोटलिटी इक्वल्स टू पीडीएफ, और हम कह सकते हैं पीडीएफ क्या है हमारा, कंसेप्चुअल इमेज माइनस रिपर्टोरियल टोटलिटी, एक ही बात है। ठीक है, तो पोटेंशियली डिफरेंशियल फील्ड क्या है कि जब हम कंसेप्चुअल इमेज में से जो हमने नई टोटलिटी बनाई है अगर उसको हटा दें, मान लीजिए यहाँ नंबर से समझाती हूँ, यहाँ हमने 2 लिया और ये हमने नया बनाया 1, तो 2 में से अगर 1 कहेंगे तो 1 जाएगा, 2 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और ये 1 क्या है हमारा पीडीएफ, क्योंकि इसमें से ये माइनस कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं 2 - 1 = 1 है। ये भी कह सकते हैं ना कि पीडीएफ ये भी हम कह सकते हैं ना कंसेप्चुअल इमेज माइनस पीडीएफ इक्वल्स टू रिपर्टोरियल टोटलिटी। तो जो सिम्टम्स हमने हटाए हैं इसको ऐसे बोल लो या ऐसे बोल लो, अभी और क्लियर कर दूंगी एग्जाम्पल से। तो जो सिम्टम्स बचते हैं आफ्टर डिटेक्टिंग द रिपर्टोरियल टोटलिटी फ्रॉम द कंसेप्चुअल इमेज, दैट इज CI कंसेप्चुअल इमेज माइनस रिपर्टोरियल टोटलिटी इक्वल्स टू PDF पोटेंशियली डिफरेंशियल फील्ड, हेल्प्स इन द डिफरेंशिएशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ रेमेडी अमंग द ग्रुप ऑफ मेडिसिन ऑब्टेन्ड बाय रिपर्टराइजेशन। अब ये PDF क्या करता है, ये हेल्प करता है डिफरेंशिएट करने में, फाइनलाइज करने में रेमेडी को, जो भी रेमेडीज़ हैं उनमें से एक फाइनल रेमेडी सेलेक्ट करने में बाय द प्रोसेस ऑफ रिपर्टराइजेशन। तो जो PDF में जो सिम्टम्स हैं, फाइनल जनरल सिम्टम्स और स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक, तो मतलब हम कह सकते हैं जो PDF के जो सिम्टम्स हैं वो भले ही कॉमन सिम्टम्स हों लेकिन वो बहुत ही पिक्यूलियर होते हैं, मतलब वो अनकॉमन पिक्यूलियर होते हैं कि मतलब वो रिपर्टरी में नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, रिपर्टरी में फिट नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, एक्सप्रेस नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, पर वो यूनिक हैं, उनमें उनके अंदर अपनी एक स्ट्राइकिंग क्वालिटी है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें, जैसे थर्मल कंडीशन है हॉट या चिली, तो ये रिपर्टरी में नहीं मिलती जनरली। डिज़ायर एंड अवर्जन्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशंस जो रिपर्टरी में अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं होते, वो क्या है हमारे पीडीएफ में। तो सिम्टम्स इन पीडीएफ कैन बी रिफर्ड ईदर टू द रिपर्टरी अगेन और टू सम बुक्स ऑफ मटेरिया मेडिका। दस कॉन्सेप्चुअल इमेज माइनस रिपर्टोरियल टोटलिटी इक्वल्स टू पीडीएफ, and repertorial totality is also called repertorial syndrome as it is logically related to the group of sign or symptoms। ठीक है, अब एक बार एग्जांपल्स के तौर पे समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर क्लियर नहीं होती तो वो फिर दिक्कत देती रहती हैं। तो एग्जांपल, ठीक है, तो मान लीजिए पहला सिम्टम है हमारा फास्टिडियसनेस, दूसरा सिम्टम है हमारा फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ बिजनेस, थर्स्टलेसनेस, पेन इन एब्डोमेन लेफ्ट साइड, पेन रेडिएट टू द ग्रोइन, एग्रावेट बाय मोशन और एग्रावेट बाय मोशन और एमिलेट बाय रेस्ट। ठीक है, 6, 7, 8 सिम्टम है हमारे पास। अब हमने क्या किया, ये तो हमारी हो गई टोटलिटी जो हमने बनाई थी, किसके अकॉर्डिंग, नॉर्मली सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, यानी कि कॉन्सेप्चुअल इमेज। अब हमारे फास्टिडियसनेस और थर्स्टलेसनेस हमारे नहीं फिट होते किसमें, रिपर्टराइजेशन के प्रोसेस में। तो जो बाकी के, इनको छोड़ के जो बाकी के सिम्टम्स हैं उससे जो हमें मिलेगी वो होगी हमारी मॉडिफाइड टोटलिटी और रिपर्टोरियल टोटलिटी। तो ये क्या है, टोटल क्या थी, कंसेप्चुअल इमेज, उसमें से हमने हटा दी अपनी रिपर्टोरियल टोटलिटी। तो बचा क्या, जब कंसेप्चुअल इमेज में से हमने अपनी रिपर्टोरियल टोटलिटी को हटा दिया तो 2 चीज़ें बची, फास्टिडियसनेस और थर्स्टलेसनेस, यानी कि तो बचा हमारा पीडीएफ, यानी कि
ये हमारे जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, पोटेंशियली डिफरेंशियल फील्ड, जो हेल्प करते हैं किस में, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन में। अब मान लीजिए 3 मेडिसिन आई, आर्सेनिक एल्बम, लाइकोपोडियम, फॉस्फोरस और कैलकेरिया, 4 मेडिसिन आई। तो अब हमें पता चल गया फास्टिडियसनेस भी है और थर्स्टलेसनेस है। तो अब हम इसमें से पिन आउट कर लेंगे ना कौन सी है, ठीक है, कि आर्सेनिक होगी, लाइको होगी, फॉस्फोरस, क्योंकि फास्टिडियसनेस किस में प्रोमिनेंट है, हमारी आर्सेनिक एल्बम में है। और थर्स्टलेसनेस भी होती है उसमें, ग्रेट थर्स्ट ऑफ वाटर पर थोड़ा थोड़ा करके पिएगा, तो आर्सेनिक एल्बम हो गई हमारी। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल इमेज हमारी टोटल थी, कॉन्सेप्चुअल इमेज थी, उसमें से अगर हम पीडीएफ को हटा दें, पोटेंशियली डिफरेंट फील्ड, तो हमें रिपर्टोरियल टोटलिटी मिलती है। पर ये कहना सही नहीं है, क्योंकि एक तो हम इसे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं पोटेंशियली डिफरेंशियल फील्ड करके, ऊपर से हटाकर रिपर्टोरियल टोटलिटी बना रहे हैं। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कंसेप्चुअल इमेज में से हम वो सिम्टम्स हटा रहे हैं जो हमारे रिपर्टराइजेशन में फिट नहीं हो रहे या प्रॉपरली रिपर्टरी में नहीं एक्सप्रेस किए गए, और वो सिम्टम्स बाद में हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, मेडिसिन को सेलेक्ट करने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए। तो पीडीएफ का काम क्या है, डिफ्रेंशिएट करना और फाइनलाइज करना रिपर्टरी को। तो जो सिम्टम्स जो डिडक्ट किए गए किससे, जब हमने कंसेप्चुअल इमेज से जिनको हटाया और रिपर्टोरियल टोटलिटी बनी, या फिर हम कह सकते हैं कि जब हमने कंसेप्चुअल इमेज से रिपर्टोरियल टोटलिटी यानी कि जो नई मॉडिफाइड टोटलिटी थी उसको हटाया, तो जो सिम्टम्स बचे वो हमारा पीडीएफ है। और पीडीएफ हेल्प करता है एलिमिनेट करने में मोस्ट सिमिलर रेमेडी को, ताकि हम जो सिमिलम निकाल सकें, फाइनलाइज कर सकते हैं एक मेडिसिन। तो ये था हमारा पीडीएफ और रिपर्टोरियल टोटलिटी। अब वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो थोड़ा सा बचा है, पीडीएफ तक हमने देख लिया, पीडीएफ समझ भी लिया। तो रिपर्टरी दस नैरो डाउन द ग्रुप ऑफ मेडिसिन एंड विद द हेल्प ऑफ सोर्स बुक a final remedy can be find out. The remedy so selected must finally pass through certain criteria such as susceptibility, sensitivity, suppression if any, the level of similarity, functional and structural change, vitality and has to arrive at the right potency and dose schedule. अब ठीक है, अब हमें रेमेडी मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम अलग अलग क्राइटेरिया, ससेप्टिबिलिटी देखेंगे पेशेंट की, कितना ससेप्टेबल है, सेंसिटिविटी क्या है, कोई सप्रेशन तो नहीं हुआ, लेवल ऑफ सिमिलैरिटी है या नहीं, मतलब जो डिसीज़ का मियाज़ है वो पेशेंट का मियाज़ से मैच कर रहा है यानी, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस देखेंगे, वाइटलिटी देखेंगे, तब हम जाकर राइट पोटेंसी और राइट डोज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्टेप्स टू रिपर्टराइजेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्योंकि केस टेकिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ऑर्गेनन वाली में जब मैंने वीडियो बनाई थी तो रिपर्टरी का और ऑर्गेनन का पार्ट कंबाइन करके बनाई थी, तो ये हमें दोबारा करने की ज़रूरत है नहीं केस टेकिंग वैसे। पर इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम देख लेंगे, जैसे कैंट के इंस्ट्रक्शन है, हैनीमैन के इंस्ट्रक्शन है, कैंट के, एमएल धावले के, बोगर के, रॉबर्ट के, स्टुअर्ट क्लोज के, क्योंकि स्टेटमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये इंस्ट्रक्शंस हम देख लेंगे। आगे का जो पार्ट है डेफिनेशन एंड ऑल, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा, वो एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो मैं दोबारा वीडियो बना दूँगी केस टेकिंग पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।